बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 में हमने स्टार्ट की थी यूएमएल डायाग्राम्स और उसमें हमने पढ़ी थी यूज़ केसेस। उम्मीद है आपको उन चीज़ों की समझ आई होगी और आपने उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। ठीक है जी, तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी स्टेट डायग्राम और उसके साथ हम सीक्वेंस डायग्राम और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे स्टेट डायग्राम को। तो यूएमएल डायग्राम्स हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम मतलब एट द एंड ऑफ द एमएससी हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में फोर्थ में आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो उसमें हम अपने प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन बनाते होते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में हम ये सारे डायग्राम्स बनाते हैं, जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे होते हैं उसकी डायग्राम्स बनाते हैं। ठीक है, तो डायग्राम्स अगर हमें बनानी आती होंगी तो डॉक्यूमेंटेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो ज़रा बड़े अच्छी तरीके से इनको समझिएगा, बनाइएगा। और प्रैक्टिकल फील्ड में भी जब हम जाते हैं तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, सिस्टम बनाने से पहले हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जिसमें हम ये सारे डायग्राम्स बनाए जाते हैं। ठीक हो गया जी, तो चले हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस डायग्राम देखते हैं कि होती क्या है। असल में सीक्वेंस डायग्राम क्या है कि हम एक ऑब्जेक्ट मतलब एक एक्टर दूसरे एक्टर को कोई मैसेज कर रहे, ठीक है जी, इसको हम एक सीक्वेंस होगा, मैसेज कर रहा है फर्स्ट एक्टर सेकंड को, सेकंड एक्टर थर्ड को, थर्ड एक्टर रिप्लाई कर रहा है सेकंड को, या थर्ड एक्टर जो है वो उसकी प्रोसेसिंग के बाद उसको रिप्लाई कर रहा होता है, या सेकंड एक्टर जो है वो फर्स्ट को रिप्लाई कर रहा है। तो ये एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले कौन मैसेज कर रहा है, दूसरे नंबर पर कौन मैसेज कर रहा है, थर्ड नंबर पर कौन मैसेज कर रहा है। तो ये सारा फ्लो ऑफ मैसेजिंग जो है ना, इसको हम सिंपल अल्फाज में कहते हैं सीक्वेंस डायग्राम। A sequence diagram is a dynamic model of the use case showing the interaction among classes during a special time period। एक स्पेशल टाइम पीरियड में हम इंट्रैक्शन बनाते हैं कि हमारे यूज़ केस जो है, मतलब हमारे जो यूज़र हैं उसके अपने सिस्टम के साथ इंट्रैक्शन क्या है। A sequence diagram graphically documents the use case by showing the classes, the messages and timing of the message। कि हम कौन कौन से मैसेज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन में हम ग्राफिकली डॉक्यूमेंट करते हैं, उसमें बताते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो कौन कौन से मैसेजेस कर रहे हैं, किस टाइम मैसेजेस कर रहे हैं और उसका रिप्लाई क्या आ रहा है। ये सारी चीज़ें हमें सीक्वेंस डायग्राम में पता चलती हैं। इट इज़ एन इंटरेक्शन डायग्राम विच टेल्स यू एंड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय पासिंग मैसेजेस। कि इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन डायग्राम है जो हमें बताती है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब हमारे एक्टर्स हैं, हमारे एक्टर किस तरह से कम्युनिकेट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट हो रहे हैं बाय मैसेजेस। मैसेज करेगा ऑब्जेक्ट 1 2 को, वो उसका रिप्लाई करेगा, या वो मैसेज उस आगे थर्ड को कर देगा, वो उसका रिप्लाई करेगा। इसी तरह से मैसेजेस की पासिंग है। सिंपल हम कह सकते हैं वो कैन से इट शो द सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो मैसेजेस का सीक्वेंस है उसको हम सीक्वेंस डायग्राम का नाम देते हैं। चलें जी, हम इनकी नोटेशन देखते हैं कि हम इनमें कौन कौन से सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले एक्टर। एक्टर में पता है कि कोई भी वो शख्स जो एक्सटर्नली तौर पर हमारे सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है उसको हम एक्टर का नाम देते हैं। एक्टर कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई मशीन भी हो सकती है। ये उसका सिंबल है एक्टर के तौर पर हम जो यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद है जी लाइफ लाइन। इट स्टार्ट विद द रेक्टेंगल लेबल। रेक्टेंगल लेबल से ये स्टार्ट होती है। लेबल शेप आर विद द एक्टर एंड आर डॉटेड लाइन गोज डाउन विच शोज द पैसेज ऑफ मैसेज। ठीक है, लाइफ लाइन किसको शो कर रही होती है कि हमारे पैसेज ऑफ टाइम जिसमें हम मैसेज कर रहे होते हैं, जिसमें हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। मतलब ये इस चीज़ को शो करती है कम्युनिकेशन हो रही है। जब हमारी कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगी तो हमारी लाइफ लाइन भी ख़त्म हो जाएगी। जब तक हम अपने सिस्टम के साथ कम्युनिकेटेड हैं, उसके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, हमारी कनेक्शन को शो कर रही है हमारी लाइफ लाइन। ऑब्जेक्ट मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये उसके नीचे जो डॉटेड लाइंस लगाई हुई हैं ये इस चीज़ को शो करती हैं कि अभी हम सिस्टम में कम्युनिकेशन हमारी चल रही है, अभी हमारी कम्युनिकेशन वहाँ से ख़त्म नहीं हुई। एक्टिवेशन। अ थिन रेक्टेंगल लाइन ओवर द डॉटेड लाइन ऑफ अ लाइफ लाइन रिप्रेजेंट एक्टिवेशन। ये
इट रिप्रेजेंट द पीरियड इन विच एन एलिमेंट इज परफॉर्मिंग एक्शन। ये देखिएगा ज़रा, ये जो है, अब इसमें अगर हम बात करें तो हमारी जो रेक्टेंगल शेप में मतलब जो लाइन है रेक्टेंगल शेप में जो एक लाइन आ रही है ब्लू कलर में, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन। ये इस चीज़ को शो कर रही है कि हम सिस्टम में एक्टिवेट हैं। अभी हम मैसेज या तो सेंड कर रहे हैं या उसको रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो लाइन है ये वाली, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन। ये ऊपर डॉटेड लाइंस होंगी, नीचे भी डॉटेड लाइंस होंगी, तो ये इस चीज़ को शो करता है कि हम एक्टिवेट हैं। अगर वहाँ पर डॉटेड लाइंस होंगी तो वो वहाँ पर एक्टिवेट नहीं है, मतलब हम सिस्टम में मौजूद तो हैं। अगर वहाँ पर डॉटेड लाइंस हो, सिस्टम में मौजूद तो हैं, लेकिन अभी हम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। हम कोई और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। लेकिन ये जो चीज़ है एक्टिवेशन शो करती है कि हमारी कम्युनिकेशन कंटिन्यू है, हम स्टॉप पर नहीं है, पॉज नहीं है, हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद है कॉल मैसेजेस। कॉल मैसेजेस क्या होता है? दिस इज द मैसेज वी सेंड फ्रॉम वन एक्टिव लाइन टू नेक्स्ट एक्टिव लाइन। क्या हम मैसेज कर रहे हैं एक एक्टिव लाइन से दूसरी एक्टिव लाइन तक। ये देखें दरमियान में जो आ रहा है ये लाइन, ये वाला जो एरो है, ये किस चीज़ को शो करता है? ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि हम मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। मैसेज, ये इसको मैसेज आ रहा है और ये आगे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम कॉल मैसेज का नाम देते हैं। रिटर्न मैसेज, हमें इनफैक्ट उसका रिप्लाई भी आएगा। व्हेन वी सेंड अ कॉल मैसेज फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट टू बी, द बी आल्सो रिप्लाई टू ए, दिस इज नोन एज रिटर्न मैसेज। ठीक है जी, इसके लिए सिंबल कौन सा है? ये रिटर्न मैसेज है। डॉटेड लाइंस की सूरत में क्या आ रहा है? रिटर्न आ रहा है। हम रिटर्न मैसेज डॉटेड लाइंस में भी लगा सकते हैं, अगर डॉटेड लाइंस में लगा दें तो बेटर है, अदरवाइज डॉटेड ना भी हों तो फिर भी ठीक है। दोनों सूरतों में हम रिप्लाई कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट ने इस ऑब्जेक्ट को मैसेज किया था और वो उसका क्या कर रहे हैं? रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम रिटर्न मैसेज का नाम देते हैं या रिप्लाई भी कह सकते हैं। सेल्फ मैसेज, बाज़ का सिस्टम ऑब्जेक्ट जो है उसको अपने आप को मैसेज करना पड़ता है। लाइफलाइन एक्टिवेशन सेंड मैसेज टू इट सेल्फ फॉर समथिंग, इट इज दिस इज नोन एज सेल्फ मैसेज। ये है जी, देखें अब ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है? अपने आप को मैसेज कर रहा है। इसमें देखें ये ऑब्जेक्ट है, इसने मैसेज किया लेकिन मैसेज वापस किसकी तरफ आ रहा है? उसी की तरफ। ठीक है, तो अपने आप को मैसेज कर सकते हैं समटाइम्स। ये हमारी एक सीक्वेंस डायग्राम है जी एटीएम की। एटीएम की लास्ट में हम उसके यूज़ केसेस भी पढ़ चुके हैं। एटीएम का हमने देखा था, ये उसकी सीक्वेंस डायग्राम है। सबसे पहले हम देखें जी, हमारा कस्टमर है, हमारा टेलर है, टेलर मशीन मतलब एटीएम, और हमारा बैंक है। ये तीन हमारे क्या हैं जी? ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ये तीन हमारे एक्टर भी। ठीक है, हाँ, कस्टमर हमारा जो है सबसे पहले है। ये देखें यहाँ से हमारी एक्टिवेशन स्टार्ट हो रही है, हम मैसेज कर रहे हैं। मैसेज हमने किसको किया? टेलर मशीन को। ठीक हो गया जी। हमने मैसेज किया किस चीज़ के लिए? विदड्रॉ कैश। हमने कैश ड्रा करने के लिए मैसेज सेंड किया, हमने अमाउंट भी लिखी, हमने अपना पिन कोड भी लिख दिया। ठीक हो गया। अब वहाँ से टेलर मशीन क्या करेगी? उसने मैसेज रिसीव किया और वो किसको सेंड कर रही है? बैंक को। मतलब जो बैकग्राउंड पर डेटाबेस है उसको मैसेज सेंड किया जा रहा है, उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसका पिन नंबर, कैश वगैरह वो सारा कुछ चेक हो रहा है। ये रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब हमारा बैंक जो है वो डेटाबेस में से रेफरेंस चीज़ों को चेक कर रहा है। ये रेफरेंस हम क्रिएट यहाँ पर कर सकते हैं कि ये बैंक जो है कहाँ से चेक करेगा? हमारे डेटाबेस से। तो ये डेटाबेस का रेफरेंस है, वहाँ से हम अकाउंट नंबर चेक हो रहा है, वहाँ से हमारा जो हमने अमाउंट लिखी है क्या उतनी अमाउंट हमारे अकाउंट में पड़ी हुई है, उस चीज़ को चेक करेगा। हमने जो पिन कोड लिखा क्या वो ठीक है? ये सारी चीज़ों को चेक करेगा हमारा बैंक कहाँ से? डेटाबेस से। ठीक है जी। और वापस रिप्लाई कर देगा। रिप्लाई करेगा वो कोई भी हो सकता है कि ये रिप्लाई आया कि जितनी अमाउंट लिखी गई है वो अमाउंट गलत है, उतनी अमाउंट तो पड़ी नहीं है। या ये भी हो सकता है कि पिन कोड गलत है, या ये हो सकता है कि बैंक ये जो है ये अकाउंट नंबर जो है ये सील हो चुका है, मतलब ये अकाउंट जो है ये बंद हो चुका है। कोई भी मैसेज आ सकता है। ठीक हो गया। अब मैसेज उसके पास आएगा, वो हमारी ट्रांजैक्शन करेगी, लेकिन ट्रांजैक्शन करने से पहले एक और चीज़ होगी। हमारे अकाउंट में अगर हमारा स्टेटस येस आया है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये सारी अमाउंट उसको दे दी जाए, तो उसमें एक और चीज़ होगी। फिर एटीएम क्या करेगी? उसको अमाउंट भेजेगी कि ये इतनी अमाउंट है, इसको डेबिट कर दिया जाए। तो डेबिट में भी हम रेफरेंस ऐड कर रहे हैं किसका? अपने डेटाबेस का, कि
रेफरेंस होगा कि हम डेटाबेस में से इतनी अमाउंट डेबिट करने जा रहे हैं। मतलब हमने 10,000 निकाला है तो हमारे अकाउंट में से 10,000 क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और डेबिट जब हो जाएगा तो फिर हमारा जो बैंक है वो दोबारा मैसेज किसको कर देगा, एटीएम को, कि डेबिट हो चुका है, अब आप कैश जो है यूज़र को दे दें। तो फिर क्या करेगा, हमारा जो एटीएम मशीन है वो हमें कैश प्रोवाइड कर देगी, हमारा कार्ड प्रोवाइड कर देगी, और हम कार्ड रिसीव करेंगे, कैश रिसीव करेंगे, रिसीव करेंगे, और हमारा सिस्टम एंड हो जाएगा। और जैसे सिस्टम एंड हुआ तो हमारी फ्लो लाइंस भी एंड हो गई, क्योंकि आगे कोई भी मैसेज की कंजर्वेशन नहीं होनी। ठीक हो गया। तो ये हमारा शॉर्ट से एटीएम का सीक्वेंस डायग्राम था, इसको आपने देख लेना है। और आगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसकी भी डायग्राम मैंने दी हुई है, जो लास्ट टाइम हमने केस स्टडी डिस्कस की थी यूज़ केसेस में। अब देखें, एक यूज़र है, ठीक है, यूज़र क्या हो सकता है जी, लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद उसने लॉगिन होने के लिए मैसेज किया, उसको अथेंटिकेट किया जाएगा। कौन करेगा, डेटाबेस में से उसका नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ें जो हैं वो वहाँ से अथेंटिकेट की जाएंगी। अगर दोनों ठीक हैं तो रिप्लाई आ जाएगा। रिप्लाई क्या करेगा, रिप्लाई दोनों हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कि लॉगिन होगा और दूसरा हो सकता है कि पासवर्ड उसने गलत लगाया, दोनों रिप्लाई आ सकते हैं। ठीक है, हमारे ये डेटाबेस किसको करेगी, लाइब्रेरी कंप्यूटर को, और कंप्यूटर हमें मैसेज दे देगा। उसके बाद अगर तो येस का आया है तो इनफैक्ट हम क्या करेंगे, हम बुक का नेम सर्च कर सकते हैं। एंटर कोई भी बुक जो है वहाँ से सर्च करेंगे, उसका नेम लिखेंगे और बुक हमारी सर्च की जाएगी और सर्च का स्टेटस भी वापस आएगा। अगर तो सर्च वो बुक अवेलेबल है फिर भी, और अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो दोनों सूरतों में हमें स्टेटस बता दिया जाएगा। ठीक है, और वो स्टेटस लाइब्रेरी कंप्यूटर के ज़रिए से हम तक पहुँच जाएगा। फिर हम अगर तो वो बुक अवेलेबल है तो फिर क्या होगा, हम उस बुक को इशू करवाने के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। हमने रिक्वेस्ट सेंड की और वहाँ से हमें रिक्वेस्ट मिल गई। अगर तो वो बुक अवेलेबल थी तो फिर हमें डेटाबेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा लाइब्रेरी कंप्यूटर जो है, लाइब्रेरियन जो है वो वहाँ से हमें बुक इशू कर देगा। ठीक हो गया जी। और बुक इशू स्टेटस जो है वो खुद ब खुद वहाँ तक आ जाएगा कि इशू कर दी गई है। वहाँ पर डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा कि फ़लाँ बंदे को बुक जो है अपडेट हो चुकी, इशू कर दी गई है। इशू हो जाएगी तो फिर हमारा जो डेटाबेस है उसका काम ख़त्म हो जाएगा, वो अपडेट कर देगा और हमारा लाइब्रेरियन उसको इशू कर देगा। फिर हम अपने अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं। हम लॉग आउट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और हमारा सिस्टम जो है, लाइब्रेरी कंप्यूटर सिस्टम, उसको लॉग आउट कर देगा और हमारा जो है वो पूरी मैसेजेस की कंजर्वेशन ख़त्म हो जाएगी। हमारा काम हो गया, हमने बुक इशू करवा ली। और इस तरह से ये सारा सीक्वेंस हम बना सकते हैं। बड़ी आसान सी हमारी सीक्वेंस डायग्राम है। इसके भी प्रैक्टिस मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आपने देख ली, लेकिन इंशाल्लाह समझ भी आई होगी। उसके साथ आपने इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना है, पेज पर एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करना है, एक दफ़ा देखें फिर उसको ज़ुबानी ड्रा करें, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। और उसके साथ हमारी ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज, हमने मोबाइल रिचार्ज करवाना है। ठीक हो गया जी, हम ऑनलाइन रिचार्ज करवाने जा रहे हैं मोबाइल। उसके लिए हम ये डायग्राम बना सकते हैं। लॉगिन हुए, हमारी ऑथेंटिकेशन चेक होगी, वैलिड और नॉट वैलिड होगा, हमारी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है, हम सिलेक्ट प्रोवाइडर, हम प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे कि किससे हमने मोबाइल चार्ज करवाना है, उसको रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। फिर उसके बाद हमारी सर्विस जो है उसका रिस्पांस मिलेगा कि सर्विस प्रोवाइड हो सकती है या नहीं हो सकती। फिर हम क्या करेंगे, हम अमाउंट सेंड कर देंगे। हमें अमाउंट के लिए कहा जाएगा कि आपने अमाउंट सेंड करनी है, हम अमाउंट सेंड करेंगे। हमारी अमाउंट जो है उसकी रिक्वेस्ट वहाँ पर पहुँच जाएगी और उसके बाद हमें सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। और हम वहाँ से पेमेंट ऑप्शन, सॉरी, हमने वहाँ पर पेमेंट के लिए भी कहा गया, हमने सेंड नहीं की। ठीक है, हमें पेमेंट ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आपने कौन से पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आपने मोबाइल अकाउंट के ज़रिए से, बैंक अकाउंट के ज़रिए से, या किस तरह से आपने अमाउंट सेंड करनी है। पेमेंट गेटवे सिलेक्शन, हमें वहाँ पर सिलेक्ट किया, हमारी सक्सेसफुल हो गई, हमने अमाउंट सेंड कर दी, हमारी डिलीवरी हो गई। ठीक है जी, हमारी डिलीवरी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि पेमेंट हमें रिसीव हो चुकी है। और उसके बाद हमारी जो है वो सर्विस हमें प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक हो गया। इस तरह से हम अपना मोबाइल ऑनलाइन रिचार्ज करवा सकते हैं। ठीक हो गया। आगे हमारी आती है जी, व्हाट इज़ एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम इस चीज़ को शो करती है हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। एक सिस्टम के अंदर रहते हुए हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, इस चीज़ को हमारी एक्टिविटी डायग्राम जो है ये शो करती है।
Activity diagram often used in business process modeling. They can also describe the step in a use case diagram. Activities models can be sequential and concurrent. ठीक है जी. In both cases an activity diagram will have beginning एंड एंड. इसका इसमें उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें हम एक बिगिनिंग प्रोसेस भी होता है और एंडिंग प्रोसेस भी होता है. मतलब एक सिंबल होगा जो कि इस चीज़ को शो करेगा कि हमारी एक्टिविटी डायग्राम शो हो चुकी है, यहाँ से हमारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं, और एक एंड पर भी होगा कि यहाँ पर हमारी एक्टिविटीज़ एंड हो चुकी हैं. बेसिक नोटेशंस कौन सी हैं? सबसे पहले इनिशियल एंड स्टार्ट एंड A small circle followed by the narrow represent the initial action state or the start point of any activity diagram. इस चीज़ को शो करता है कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है. फॉर एक्टिविटी डायग्राम यूजिंग स्विम लेन मेक श्योर द स्टार्ट पॉइंट इज प्लेस्ड इन टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट कॉलम. ठीक हो गया जी. ये देखें, ये हम सिंबल हम ये यूज़ करते हैं अपने स्टार्ट के लिए. ठीक हो गया. और इसके साथ एरो हम लगा देते हैं और ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर हम इसको लगाते हैं. एक्टिविटी और एक्शंस. एन एक्शन स्टेट रिप्रेजेंट द एनी एक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ से जो एक्शन परफॉर्म किया गया है, और एक्शन के लिए हम जो सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारा है ये वाला. इसमें हम एक्टिविटी लिखेंगे कि कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब हम कौन सा फंक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं. ठीक है जी. वो इस रेक्टेंगल फॉर्म में होगा. जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे वो उसके अंदर उसका नाम लिख देंगे. एक्शन फ्लो. फ्लो मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं, हम राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, अप की तरफ जा रहे हैं, डाउन की तरफ जा रहे हैं. ये फ्लो के लिए हम एरो इस्तेमाल करते हैं. एक्शन फ्लो आल्सो कॉल्ड एज एंड पाथ्स. इसको हम एज या पार्ट भी कह सकते हैं. ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन एक्शन स्टेट टू अनदर. और ये शो करता है कि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं. दे आर यूजली ड्रा विद एन एरो लाइन. और इसके लिए हम सिंपल एरो लाइन का इस्तेमाल करते हैं जो कि ये है. ठीक है जी. एरो लाइन इस्तेमाल की जाती है एक्शन फ्लो के लिए. नेक्स्ट हम बात करें तो डिसीजंस एंड ब्रांचिंग. मतलब हम डिफरेंट डिसीजन भी लेते हैं. बाज़ का हमारे पास ब्रांचेज होती हैं ए एंड बी. हम ए की तरफ जाएंगे या बी की तरफ जाएंगे. ठीक है जी. इसके लिए हम डायमंड शेप यूज़ करते हैं. जैसे अगर जब हम इफ़ एल्स पढ़ रहे थे, अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसमें हमारे पास डिसीजन होता था इफ़ और एल्स. ठीक है. तो इसमें वही कंसेप्ट है. डिसीजन हम लेंगे कि हम इफ़ की तरफ जा रहे हैं या एल्स की तरफ जा रहे हैं. डायमंड शेप इसके लिए यूज़ करते हैं. व्हेन एन एक्टिविटी रिक्वायर्स अ डिसीजन प्रियर टू मूविंग ऑन द नेक्स्ट एक्टिविटी एड अ डायमिंग बिटवीन टू एक्टिविटीज़. दो एक्टिविटीज़ के दरमियान हम क्या करते हैं, एक डायमंड शेप यूज़ करते हैं कि हम दोनों एक्टिविटीज़ में से किस को फॉलो करेंगे. The outgoing alternates should be labeled with a condition or guard expression. ये देखेंगे ज़रा, else और मैंने लिख दिया. ये शेप हम यूज़ करते हैं डिसीजन के लिए. नेक्स्ट है जी गार्ड. In UML, guards are statement written next to decision diamond. The must be true बिफोर मूविंग नेक्स्ट टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. के वही डायमंड शेप यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं, येस या नो का हमारा कॉन्सेप्ट होगा और उसमें हम या तो येस की तरफ जाएंगे या नो की तरफ जाएंगे और उसके साथ हम लेबल्स भी करेंगे. ये हमने एरो लगाया और उसके साथ एक्टिविटी लिखी. सपोज कर लें कि फर्स्ट वाला हमारा जो है ये वाला जो है ये येस है. हम यहाँ पर डिसीजन पर थे, हमने डिसीजन येस किया, इधर आ गए, फिर साथ ही नो आया तो इस तरफ आ गए. ये हमारा गार्ड है. सिंक्रोनाइजेशन. A fork node is used to split a single incoming flow into multiple current. अगर हमारी एक एक्टिविटी है और उस एक एक्टिविटी को, मतलब हमारा फ्लो एक था और उस फ्लो को हमने, एक स्टेट थी और उसको हमने मल्टीपल स्टेट्स में चेंज करना है. ठीक हो गया. मतलब हम एक फ़र्ज़ कर लें कि हमारी पूरी टीम है वो जा रही है. एक ख़ास पॉइंट पर पहुंचकर हमने टीम्स के मेंबर्स को अलग अलग मतलब सर्च की तरफ भेज दिया. 5 लोग हैं, 5. अब पहले हमारी स्टेट क्या थी 1, अब 5 मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर्स की स्टेट 5 डिफरेंट हो जाएंगी. ठीक है. तो उन एक स्टेट को 5 स्टेट में कन्वर्ट करना है. ठीक है. इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट स्लाइड थिक लाइन. ये देखें जी. ठीक है. इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये एक्टिविटी एक थी और उस एक्टिविटी के लिए हम ये फोक नोड इस्तेमाल कर रहे हैं. इसमें क्या हो रहा है, ये एक एक्टिविटी मल्टीपल, ये 2 एक्टिविटीज़, ये एक्टिव 1 और एक्टिविटी 2 में डिवाइड हो रही है. ठीक है.
तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइजेशन हम कह रहे हैं कि एक एक्टिविटी को मल्टीपल एक्टिविटीज़ में चेंज करना या मल्टीपल एक्टिविटीज़ को एक एक्टिविटी में चेंज करना। और नेक्स्ट है जी फाइनल स्टेट और एंड पॉइंट। इसमें हम एंड पर ये साइन लगाते हैं और ये साइन शो करता है कि यहाँ पर हमारी एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, वही लाइब्रेरी मैनेजमेंट में सिस्टम जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। हमने उसके यूज़ केसेस भी बनाए, हमने उसकी सीक्वेंस डायग्राम भी बनाई। वही लाइब्रेरी सिस्टम को यूज़ करते हुए हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक्टिविटी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट एरो हमने लगाई, लॉगिन हुए, ठीक हो गया। पॉइंट्स को देखते जाइएगा। हम सबसे पहले क्या होंगे, लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद हमारे पास ऑप्शंस आ गए कि कौन कौन से हम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। हम अगर तो हमारी लॉगिन रॉन्ग हो गई, मतलब हमारी जो लॉगिन है उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया गया, तो फिर क्या होगा, हम वापस लॉगिन में चले जाएंगे, हमारा पासवर्ड गलत है या यूज़र नेम गलत है, वो कहेगा कि आपने यहाँ पर एरर है, ठीक है, हम वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर हम येस की तरफ हैं, हमारा लॉगिन ठीक है, मतलब हमने पासवर्ड भी ठीक लिखा है, यूज़र नेम भी ठीक लिखा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोवाइड बुक हासिल कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, हम ट्रैक कंप्लेंट कर सकते हैं और सर्च बुक कर सकते हैं। ये सारी फंक्शनैलिटीज़ उस सूरत में हो सकती हैं जब हमारा लॉगिन हो जाएगा हमारा पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों ठीक होंगे, तो हम इस सूरत में चले जाएंगे। सर्च बुक में हमारे पास ऑप्शन होंगे। हम अगर तो सर्च बुक की है, अगर वो बुक अवेलेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बुक को इशू करवा सकते हैं। और बुक को इशू करवाने के बाद बुक इशू करवाएंगे। और अगर वो बुक अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट टू लाइब्रेरियन को रिक्वेस्ट करेंगे, उसको कंप्लेन सिंपल हम करेंगे। तो जो लाइब्रेरियन है वो क्या करेगा, ट्रैक कंप्लेंट कर देगा कि फ़लाँ बुक अवेलेबल नहीं है, उसको अवेलेबल किया जाए, और ट्रैक कंप्लेंट जो है वो आगे सेंड हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो बिल पेमेंट, हम बिल पे कर सकते हैं। बिल किसको पे किया जाएगा, वेंडर को बिल पे हो जाएगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट टू लाइब्रेरियन, हम लाइब्रेरियन को रिक्वेस्ट करेंगे और रिक्वेस्ट फॉर इशू। उसके बाद ये सारे काम होने के बाद क्या होगा, हम लॉग आउट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हमने रिक्वेस्ट इशू किया, बुक के लिए रिक्वेस्ट की थी, बुक हमें इशू हो गई, हम लॉग आउट हो सकते हैं। हमने बुक सर्च की, वो बुक हमें नहीं मिली, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरियन की तरफ जाएंगे। लाइब्रेरियन जो है वो या तो लॉग आउट हो सकता है, या मतलब इस सेंस में या तो हम लॉग आउट हो सकते हैं, या जो हमारा लाइब्रेरियन है वो क्या करेगा, वो ट्रैक कंप्लेंट करेगा, कंप्लेंट सेंड कर देगा और उसके बाद लॉग आउट हो जाएगा। हम बिल पे कर सकते हैं, बिल पे हमने वेंडर को किया, लॉग आउट हो गए। प्रोवाइड बुक, हम बुक हासिल कर सकते हैं और उसके बाद लॉग आउट हो जाएंगे, ठीक है जी। ये हम लॉग आउट हो गए। इन सारे प्रोसेसेस में रिक्वेस्ट इशू के बाद, रिक्वेस्ट लाइब्रेरियन के बाद, बिल पे के बाद और ट्रैक कंप्लेंट के बाद हम क्या हो जाएंगे, एट द एंड हम लॉग आउट होंगे। और ये हमारा एंड का सिग्नल कि यहाँ पर हमारी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, वहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं, अब हमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी, ठीक है जी। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से ब्रीफली उनको